अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़, एक ऐसा शो जिधर हम आपके लिए लेकर आते हैं असल ज़िंदगी के वो वाक़यात जिनको सुने तो ऐसा लगता है कि आप किसी फ़िल्म की कहानी सुन रहे हैं। आज का वाक़या भी कुछ यूं ही है और इनफैक्ट आज के वाक़े का ट्रिगर बनता है हम जिन्स परस्ती नामी एक प्लेग जो हमारे माशरे में दीमक की तरह फैली जा रहा है और उसको खाई जा रहा है। आज इसी पर बात होगी और कैसे इसकी वजह से एक शख्स दूसरे की जान ले बैठा। ये वाक़या कब, कहाँ और कैसे पेश आया ये हमें बताएंगे जहांगीर खान साहब। जहांगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं कि वाक़या, ये कहानी का आगाज़ किधर और कब होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ाल, ये वाक़या बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर मैंने ये बात डिस्कस की कि हमारे माशरे में बहुत से जराइम ऐसे हैं जो कि किसी न किसी वेब सीरीज़, क्राइम सीरीज़, मूवी के स्क्रिप्ट से लोगों ने आइडिया लिया और उसके बाद वो जराइम या वो वाक़यात रोनुमा हुए। और बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिनको हम रिजेंबलेंस उनके साथ देख सकते हैं कि मूवीज़ के साथ, किसी क्राइम स्टोरी के साथ, सीरीज़ के साथ उनकी काफ़ी रिजेंबलेंस है, मुमासलत है उन वाक़यात की। बिल्कुल होती है। तो असल वाक़यात जो होते हैं वो या तो किसी स्क्रिप्ट से पिक किए जाते हैं या उन वाक़यात की बिना पर स्क्रिप्ट लिख कर मूवीज़ या क्राइम सीरीज़ बनाई जाती हैं। बिल्कुल। जहाँ तक बात है हम जिन्स परस्ती की, तो इस पर पहले भी हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था। उसमें उन तमाम वाक़यात का ज़िक्र किया था जो कि हम जिन्स परस्ती की वजह से लाहौर में रिपोर्ट हुए, लोगों की जान ली गई, लोगों को कत्ल किया गया। और रीज़न जो इन तमाम तर वाक़यात के पीछे थी वो एक ही थी, मुहर्रिक इनका एक ही था कि हम जिन्स परस्ती। वो तमाम वाक़यात हमने डिटेल के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ शेयर किए थे। आज की एपिसोड में जो वाक़या हम शेयर करने जा रहे हैं वो भी हम जिन्स परस्ती उसी का मुहर्रिक है। हम जिन्स परस्ती की वजह से ये वाक़या पेश आया और एक 17 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या काहना में रिपोर्ट हुआ। ठीक है। काहना में एक 17 साला लड़के की डेड बॉडी मिली जिसको पत्थर से सर उसका कुचल कर उसको मर्डर किया गया था, कत्ल किया गया, यानी इंतहाई ब्रूटली मर्डर किया गया था। अच्छा, ऐसे वाक़यात जितने भी रिपोर्ट हुए उसमें जो जो तरीका वारदात है या जो कातिल है वो बड़ा ही एक सफाकाना किस्म का तरीका इख्तियार करता है अपने टारगेट को या विक्टिम को हिट करने के लिए, मारने के लिए। तो ये इससे तो जाहिर होता है कि वेंजफुल किलिंग थी, कि बदले वाली एग्रेशन का आपको फैक्टर इसमें नजर आएगा। इन तमाम वाक़यात में जब आप इनको स्टडी करेंगे, आप इनको देखेंगे कि हम जिन्स परस्ती की वजह से जो होने वाले वाक़यात हैं उनमें आपको एक एग्रेशन नजर आएगा, एक गुस्सा नजर आएगा, इंतकाम नजर आएगा, एक गैर इंसानी किस्म का रवैया जो है वो आप देखने में आपको मिलेगा। तो इस वाक़े में भी 17 साला लड़के को सर पर पत्थर मारकर उसका सर कुचल कर उसको मारा गया था, कत्ल किया गया था। खैर, हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक इसकी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हुआ क्या। तो पुलिस ने जब इसके कत्ल की तफ्तीश शुरू की तो बिल्कुल ब्लाइंड केस था। तो फिर मालूम पड़ा कि ये लड़का जिसके साथ उठता बैठता है उस शख्स का करैक्टर क्या है। अच्छा, इसमें मैं मुहतात या महदूद इसलिए हूँ कि जो शख्स दुनिया से चला गया या जिस शख्स ने ये काम किया, ये इस फेल का मुर्तकिब हुआ, चले उसकी हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो अटैच लोग हैं उन्होंने इस माशरे में रहना है, उन्होंने जीना है, उनका कोई कसूर नहीं होगा। तो उनकी आइडेंटिटी जो है उसको रिवील ना किया जाए, वो लोग उनकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा जाए ताकि मुआशरा जो है अब हमारे मुआशरे में अब जो आप देखने में आया होगा कि लोग किसी को माफ़ करने को तैयार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जिनका कोई कसूर नहीं उनको भी माफ़ नहीं किया जाता यहाँ। तो उनके जो रिश्तेदार हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए हम कोशिश करें कि महदूद सतह पर जो है इसको डिस्कस किया जाए। तो पुलिस ने ये आइडेंटिफाई किया कि मकतूल उमैर जो है वो किसके साथ उठता बैठता है। तो शनाख्त हुई अहमद नाम के एक शख्स की। ठीक है, कि अहमद के साथ इसका उठना बैठना है और अहमद मजदूरी करता है। अच्छा, उठने बैठने के, अच्छा ये सेम एज ग्रुप के, वो भी 17-18 साल, थोड़ा डिफरेंस होगा, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पुलिस ने जब उसको अहमद को डिटेन किया, उससे पूछगछ की, तो उसने कन्फेस कर लिया कि उसने उमैर को कत्ल किया है। और कत्ल करने की जो वजह सामने आई वो बहुत ही हम उसको कह सकते हैं कि काबिल एतराज़ कहेंगे, या मतलब मेरे पास मुनासिब अल्फाज नहीं है कि उस वजह को मैं एलेबोरेट कर सकूं। वजह यह है हम जिन्स परस्ती। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो मुलजिम है, जो कातिल है, वो फोर्स करता था मकतूल को कि उसके साथ जिनसी ताल्लुक़ इस्तवार करे। मकतूल के इनकार पर मुलजिम ने यह फैसला किया कि इसने अब इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि एक तो ये इसके सामने रिवील हो चुका है, अपना आप बेनकाब कर चुका है कि वो एक हम जिन्स परस्त है, और
मकतूल से इस ताल्लुक की ख्वाहिश करता है कि वो इसके साथ ये जिनसी ताल्लुक इस्तेवार करे, और इनकार चूंकि मकतूल की जानिब से सामने आ गया था तो एक उसकी ईगो हर्ट हुई कि इसने इनकार कैसे कर दिया और क्यों किया। दूसरी उसको ये इस बात का खदशा था, डर था कि अब ये बाहर जाके सबको ना मेरी आइडेंटिटी या मेरे बारे में लोगों को बता देगा, इंकशाफ कर देगा कि मैं एक हम जिन्स परस्त हूँ और मैं शायद ताल्लुकात इस्तवार करने पर लोगों को फोर्स करता हूँ, तो मुआशरे में मुझको जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने फिर प्लान किया कि अब चूंकि इनकार हो चुका है, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा इनकार ये कर चुका है, तो फाइनली अब जो है मैं इसको रास्ते से हटा दूँ और इसको कत्ल कर दूँ। कत्ल करके इसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश की गई ताकि पता ही ना चले कि ये कत्ल किसने किया। लेकिन पुलिस के पास तफ्तीश करने के बहुत से तरीके हैं और नाहक कत्ल जो है वो कभी छुप नहीं सकता, और ख़ास तौर पर एक ऐसी वजह से किया गया कत्ल जो कि जिसके बारे में है कि सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है हमारे मज़हब में भी, कि ये सख्त अजाब है अगर कोई इस अमल का मुर्तकिब होता है। पिछली कौमों पर भी अजाब जो है वो नाजिल होते रहे। तो इस वाक़े में भी पुलिस ने अब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या शेयर करने का मकसद गज़ाल इस वाक़े से ज़्यादा ये है कि बहुत से केसेस ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। लाहौर में अगर मैं अपने करियर की बात करूँ तो मैंने ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट किए हैं। एक केस जो कि मैंने अपनी लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि उसमें एक शख्स जो कि विक्टिम था, जो कि पहले विक्टिम था हम जिन्स परस्ती का, उस शख्स ने फिर अपना रिवेंज लेने के लिए सीरियल किलिंग्स शुरू की। उस शख्स ने अपना रिवेंज, अपना इंतकाम लेने के लिए सीरियल किलिंग्स शुरू की। वो आइडेंटिफाई करता था ऑनलाइन कि कौन सा शख्स जो है वो हम जिन्स परस्त है, उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसको ट्रैक करके एक जगह पे बुलाता था और फिर उनकी किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ। वो जो जितना भी ट्रॉमा बिल्डअप हो चुका था वो एग्रेशन की सूरत में वो फिर निकला। और एक केस शाहदरा में हुआ कि एक 17-18 साल के लड़के ने एक कम उम्र लड़के को जो है वो मर्डर किया, बड़ा ही ब्रूटली उसको भी मर्डर किया गया। फिर एक वाक़या लिटन रोड के इलाके में रिपोर्ट हुआ जहाँ पर एक लड़के ने अपने दोस्त को मर्डर किया क्योंकि दोस्त की शादी होने जा रही थी और शादी वो चाहता था कि ये अब शादी चूंकि हो जाएगी मेरे दोस्त की, तो मेरे साथ इसका जो ताल्लुक इस्तवार हो चुका है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसने अपने दोस्त को अपने फ्लैट पर बुलाया और फ्लैट पर बुलाकर उसको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन दोस्त जो है उसने आगे से अपना डिफेंस किया। डिफेंस करते हुए उसने फिर उसके हाथों जो अपना दोस्त है जो कि कत्ल करना चाहता था वो मर्डर हो गया। ये वाक़या भी लाहौर में ही रिपोर्ट है। से बहुत से इंसिडेंट रिपोर्ट हो चुके हैं। हाल ही में एक मर्डर लाहौर के इलाके समनाबाद में रिपोर्ट हुआ जिसमें कातिल और मकतूल जो है वो दोनों आइस का इस्तेमाल करते थे, नशा एक साथ करते थे और दोनों में हम जिन्स परस्ती का ताल्लुक भी कायम था काफ़ी अरसे से। तो इसी दौरान फिर एक दोस्त ने दूसरे को मर्डर कर दिया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को एक फ्लैट में डिस्पोज किया और फिर यहाँ से फ़रार हो गया, और दोनों शादीशुदा थे। अच्छा जहांगीर साहब, मुझे बताएं कि आपने कहा कि मल्टीपल टाइम्स उस लड़के ने उसको मना किया था कि मैं भाई ऐसे ऐसे मुझे शौक नहीं है, मैं नहीं करूँगा, तो उसके बाद उसने कत्ल किया? जी बिल्कुल। पुलिस की तफ्तीश करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो मुलजिम है वो वक्तन फ़वक्तन इस लड़के से इस बात का जिक्र करता रहा, उसको कन्वे करता रहा, कन्विंस करता रहा कि वो इसके साथ ये ताल्लुक इस्तवार करे। लेकिन लड़के की जानिब से जब मुसलसल इनकार सामने आया तो फिर अल्टीमेटली शायद कह रहा हूँ कि मकतूल ने उसको कहा हो कि मैं तुम्हारे बारे में जाकर लोगों को बता दूंगा या मैं किसी को कंप्लेन कर दूंगा, शिकायत कर दूंगा तुम्हारी, जिसके बाद फिर उसने ये डिसीजन लिया कि अब इसको नहीं छोड़ना। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने मल्टीपल टाइम्स उसने पूछा लेकिन उसने फिर भी बाहर किसी और को जाके नहीं बताया, तो सिर्फ ईगो फैक्टर भी हो सकता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मजीद हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाएंगे। लेकिन बॉडी को उसने डिस्पोज करने की कोशिश की कि किसी को पता न चले कि मर्डर मैंने किया, और मर्डर करने के बाद ये भी कोशिश की कि कोई इसको पहचान ना सके, आइडेंटिफाई ना कर सके। बॉडी जो है वो गल सड़ जाए या लोगों को अब कितने दिन लग जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली एविडेंस जो है वो तो कहीं ना कहीं से पुलिस को मिल जाता है। तो वो इस केस में भी पुलिस को बड़े सॉलिड एविडेंसेस मिले, लड़के की शनाख्त हुई और फिर लड़के की शनाख्त यानी मकतूल की शनाख्त के बाद फिर मुलजिम की भी शनाख्त कर ली और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा जहांगीर साहब, आपने भी जिक्र किया कि ओवर द रीसेंट ईयर्स इन वाक़यात की तादाद बड़ी ज़्यादा होती जा रही है, जो रिपोर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनके कोई एक और फैक्टर भी आपने बताया, इनमें एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बड़ी ज़्यादा होती है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई है इनकी कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, उधर से क्या पता चल रहा है? अच्छा गज़ाल, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि किसी अक्यूज़्ड को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग
स्टार्ट की जाए या इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाए कि रूट कॉज क्या है। अभी यहाँ हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन का ऐसा तरीकाकार मौजूद नहीं जो कि इन फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद होपफुली हो जाए, जिसमें हम पता कर सकेंगे कि किसी के क्रिमिनलिटी का जो फैक्टर है उसकी वजूहात क्या है। ये खैर ये इस इंसिडेंट या इस कॉज के अलावा जो दीगर कॉजेज हैं मर्डर्स की, दीगर जराइम की, हर चीज़ में होना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत वसी पैमाने पर जो है वर्किंग की ज़रूरत है। तो अब इन वाक़यात की तादाद में चूँकि इजाफा होता जा रहा है तो पुलिस हुकाम खुद इसको ऑन करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो उसको ऑन करते हैं कि अब इन वाक़यात की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो नशे का बेदरेगा इस्तेमाल है। जो यूथ है स्पेशली वो मुख्तलिफ इकसाम के नशों में चूँकि इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती जा रही है, तो शायद उस ट्रेंड को, नशे को अडॉप्ट करने के साथ साथ उस कल्चर को, उस ट्रेंड को अडॉप्ट करने का जो रुझान है वो बढ़ा है, जिसके के बारे में बाकायदा तौर पर इन्वेस्टमेंट की जाती है और प्रोपोगेंडा करके उस कॉन्सेप्ट को यूथ के या जो नौ उम्र लड़के हैं उनके दिमागों में फीड किया जाता है कि इसको एक्सेप्ट किया जाए, ये कुछ गलत नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जिन्स परस्ती को बाकायदा एक प्रोपोगेंडा के तहत फीड किया सोशल मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए फीड किया जा रहा है लोगों के दिमागों में कि ये एक आम बात है, इसको एक्सेप्ट किया जाए और मुआशरा इसको एक्सेप्ट करने की तरफ चल पड़ा है। बिल्कुल चल पड़ा है, जिसको रोकने की जरूरत है हुकूमती सतह पर। अब इसको रोकने की जरूरत है, इस पर हुकूमती सतह पर रोकने की जरूरत है। उससे पहले वालिदैन को ये चेक रखने की जरूरत है कि उनका बेटा, बच्चा, बच्ची अकेला कमरे में कमरा लॉक करके क्या कर रहा है, वो किस किस्म का कंटेंट देख रहा है, उसके मोबाइल में क्या है। अब ये बात हम करेंगे कि माँ बाप जो है वो बच्चों की मोबाइल चेक करें तो बात याद है कि प्राइवेसी ब्रेक की जा रही है, लेकिन ये प्राइवेसी ब्रेक करना आज अफोर्डेबल है बजाय इसके कि कल को आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़े। छोटे बच्चों की बात कर रहे हो, इतने अंडर एज, जो अपने लिए कुछ सोच भी नहीं सकते, अपने लिए फैसले नहीं ले सकते, आप नहीं फैसले लेने। आप देखें कि गजाल माँ बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी जिम्मा होने के लिए बच्चे को कोई गैजेट दे देते हैं, मोबाइल फोन दे देते हैं अपनी आसानी के कामों में लग जाऊं बेटा, और इसको मोबाइल दे दिया। अब उस मोबाइल में किस किस्म का कंटेंट है या उस बच्चे की जो गैदरिंग है वो किस किस्म का कंटेंट देखती है और आगे आपके बच्चे में या बच्ची में वो कंटेंट उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया। जहांगीर साहब, बेशक वो बच्चा वो कंटेंट ना देख रहा हो, लेकिन आप देखिए कि एड्स कैसे आते हैं। कभी भी कोई भी ऐसा ऐड आ सकता है गेम खेलते हुए या यूट्यूब पे, बेशक आप उसमें कार्टून लगा के दिए, तभी ऐसा ऐड आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। अच्छा गजाल, मेरे एक दोस्त ने कल मुझसे जिक्र किया, उसने कहा कि मेरे भतीजे जो हैं वो कमरा लॉक करके बैठे हुए थे, तो मैंने जाके दरवाज़ा खोला और मैंने उनको सख्ती से मना किया कि दोबारा से कमरा लॉक करके नहीं बैठना घर में। ठीक है, मुझे ये बात अच्छी लगी कि माँ बाप का या एल्डर्स का या कोई बड़े हैं फैमिली के, उनका इस तरह से चेक अब इस हद तक ज़रूरी हो चुका है कि अगर आप अपनी जनरेशन को, आने वाले बच्चों को बचाना चाहते हैं कि वो किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा ना बन जाए, और बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूरी है कि उसके लिए आप चेक रखें कि आपके बच्चे किस किस्म का कंटेंट देख रहे हैं, किस गैदरिंग में उठ बैठ रहे हैं, और आप देखें कि उनका आना जाना किन लोगों के साथ है, वो किस किस्म के ट्रेंड्स को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली वेरी स्केरी, क्योंकि ये जो प्लेग है, इसको मैं प्लेग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इस तरह से पेनिट्रेट कर चुका हुआ है और इर्द गिर्द हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं इस प्लेग के मुतल्लिक। अच्छा, पैरेलल दो चीज़ें चलती हैं गजाल, एक तो ये जिसको आप प्लेग का नाम दे रहे हैं, हम जिन्स परस्ती, और इसके साथ जो दूसरी बड़ी लानत है वो नशे की है, वो ड्रग्स की है। ऐसी केमिकल फार्मूलाज का नशा है जिसको कि आप देखें कि जिसको यूज़ करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि डेथ कंफर्म है विद इन 6 to 8 months। इस नौयत के, इस किस्म के नशे को इस्तेमाल करने के बाद 8 से 10 माह के अंदर या 6 से 8 माह के अंदर मौत यकीनी है। बिल्कुल है। इस किस्म के नशे जो हैं खासतौर पे हमारी लोकल मार्केट में इजीली देखेंगे कि वो बच्चों की या लोगों की एक्सेस में है और वो मार्केट में अवेलेबल है। अब पुलिस ने रोकने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया, क्रैकडाउन किया, बहुत सी जगहों पर रेड्स की, बहुत से लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन ऑनलाइन जो इनका सेल एंड परचेज है वो चल रही है, ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। तो आप किस किस जगह से रोकेंगे? तो बेहतर है कि आप खुद से चेक रखें, जो माँ बाप हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, जो टीचर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, जो स्कूल्स हैं उनको चाहिए कि वो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, जो आपके ग्रुप्स हैं, जो दोस्त हैं, उनको चाहिए कि वो इसकी रोकथाम के लिए, और जितने भी जहांगीर साहब लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं वो कर तो रही हैं, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, लेकिन जिस स्केल पर होना चाहिए, जिस तरह होना चाहिए वो नहीं हो रहा, क्योंकि
बड़े ज़्यादा लोगों को, जर्नलिस्ट को, आपको, आई एम श्योर मोस्टली लोगों को पता है कि ये मेन सप्लायर्स कौन है, इनके मेन मैन्युफैक्चरर्स कौन है, लेकिन गंदा है पर अच्छा, धंधा है, चल रहा है, गजाल, उनका चला अब रहे इसमें ऐसे है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेन सप्लायर कौन है। ये चेन इस तरह से चलती है। ऑनलाइन आपको जो प्रोवाइड कर रहा है उसके बैकअप पे कौन है आपको पता ही नहीं। लेकिन जो बिग प्लेयर्स हैं उनका तो पता है। बिग प्लेयर्स का भी नाम नहीं अपने, क्योंकि अब ये एक इंटरनेशनल जो है वो मार्केट बन चुकी है। अब आपको या किसी को भी ड्रग्स लेने के लिए यहाँ पर किसी गली मोहल्ले में किसी मंशियात फरोश के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी ऑनलाइन ये सिस्टम ऐसा चल चुका है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और कहाँ से ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। आपको अपने बच्चों को बताना होगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो किस हद तक नुकसानदेह है, आप किस दलदल में धंस रहे हैं, और इसका नुकसान अल्टीमेटली आपकी शख्सियत को तबाह करने के साथ साथ आपके पूरे ख़ानदान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अभी कुछ दिन पहले भी हमने जिक्र की थी कि हर जुर्म इन वन वे और अनदर ये नशे की लत से रिलेटेड है ही है। बिल्कुल ऐसे ही। जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी तफसीलात से आगाह करने का। और आज की हमारी जो भी डिस्कशन थी, इनमें हमने जो ऐसे मज़ीद केसेस भी आपके सामने लाए, उनमें यही पता चलता है कि इनमें एक की फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है, वो है एग्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का। अब हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसके रूट कॉज पर जाएँ कि ये इस सारा जो प्लेग है हमजिन्स परस्ती नामी, ये हमारे माशरे में इस हद तक पेनिट्रेट कैसे कर गया है और ये कैसे नशे की लत से रिलेटेड है। अब सवाल तो काफ़ी हैं, जवाब कौन देगा? आपकी जो भी राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी इन अनदर एपिसोड, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।